नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था इंडिया का जो इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, जिसको IRNSS भी कहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपने पूछी है। तो इस वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। इसमें जो एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल होती है वो किस प्रिंसिपल्स पे काम करती है और क्यों इसमें एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी नेविगेशनल सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा IRNSS-1H जो अनसक्सेसफुल हुआ हमारा मिशन, वो कहां पर जाके अनसक्सेसफुल हुआ, क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, इसके बारे में बहुत सी डिटेल अब आ चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में इन सारी चीज के बारे में विस्तृत तौर पर डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को दीजिए 4000 लाइक 1 डे में, क्योंकि लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर सामने आ पाता हूं आपके। तो क्या है ये पूरा नाविक सिस्टम, IRNSS सिस्टम, चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक भी कहा जाता है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। यह भी GPS की तरह एक सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम है जिसमें कि 7 सैटेलाइट का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से स्टार्ट होने में 2018 का प्रथम क्वार्टर लग जाएगा। हमारे पास GPS होते हुए भी नाविक की क्यों जरूरत है, यह सबसे पहला प्रश्न उठता है। किसी भी GPS में 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, एक जो जनता के लिए ओपन होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने गूगल मैप में, और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जिसको मिलिट्री या किसी लॉन्च सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो इंडिया ने GPS की डिमांड की थी, जो कि US के द्वारा चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो US ने साफ साफ उससे मना कर दिया था और हमें कारगिल वॉर में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। इसी तरह 2012 में भी अमेरिका ने GPS में कुछ छेड़छाड़ की और हमें गलत डेटा मिला, जिससे कि हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट परीक्षण फेल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से तो नहीं, पर कारगिल वॉर की वजह से मई 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना खुद का नेविगेशनल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो 2006 में इसकी पूरी परिकल्पना को सामने लाया गया। 2011 से इसके लॉन्च स्टार्ट होने थे और 2015 में इसको पूरे खत्म हो जाने थे। इसमें इस्तेमाल होने थे 7 सैटेलाइट और 2 स्टैंड बाई सैटेलाइट रहनी थी। इन 7 सैटेलाइट में से भी 6 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा और 1 सैटेलाइट रिडंडेंट होगी। 7 सैटेलाइट के इस कॉन्स्टलेशन को आगे चल के 11 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाना है, क्योंकि जितनी ज्यादा सैटेलाइट होंगी उतना ही क्लियर और सटीक हमारा नेविगेशन सिस्टम होगा। GPS की तरह नाविक भी 2 तरह की सर्विसेज देगा। पहली सर्विसेज वो होंगी जो जनता के लिए ओपन होगी, जिसकी एक्यूरेसी होगी लगभग 10 मीटर से 20 मीटर तक की, और दूसरी होगी रिस्ट्रिक्टेड सेवाएं, जिसकी एक्यूरेसी होगी 0.1 मीटर की, और इसका कवरेज क्षेत्र होगा पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर 150 किलोमीटर तक। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च को स्टार्ट होना था 2011 में और पूरे के पूरे लॉन्च कंप्लीट होने वाले थे 2013 में, पर लॉन्च स्टार्ट हुए 2013 में और पूरे लॉन्च कंप्लीट हुए 2016 तक। और अभी जो रिसेंट का लॉन्च हुआ है वो 31 अगस्त 2017 को हुआ, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था। इस नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाली सारी सैटेलाइटों को इसी प्रकार से नाम दिया गया है, IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, और इसी तरह बढ़ते जाइए। तो जो 1A वाली सैटेलाइट थी उसमें 2017 को यह नोटिस किया गया कि उसके एटॉमिक क्लॉक में कुछ गड़बड़ी आ गई है और उस सैटेलाइट को बदलना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात उभर के सामने आती है कि GPS या किसी भी सैटेलाइट नेविगेशनल सिस्टम में एटॉमिक क्लॉक की क्यों जरूरत होती है। इसके लिए संक्षिप्त में हम एक बार GPS को समझ लेते हैं या किसी भी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को समझ लेते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में बहुत ढेर सारे सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, पर मेनली इसमें 3 सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है किसी भी जगह पे। ये 3 सैटेलाइट्स अपनी लोकेशन भेजती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे की लोकेशन ट्रैक नहीं करती हैं, ये अपनी लोकेशन भेजती हैं और GPS ट्रैकर इससे अपनी दूरी मेजर करता है। यहाँ पे 3 सैटेलाइट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मान लीजिए किसी एक सैटेलाइट से कोई 2 जगह एक ही दूरी पर हो सकती हैं, पर किसी 3 सैटेलाइट के समूह से कोई एक जगह एक ही दूरी पर नहीं हो सकती है, उनसे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट डिफरेंस होगा। इन सैटेलाइट के द्वारा अपने अपने कोऑर्डिनेट भेज जाते हैं और वह समय भेजा जाता है जिस समय उन्होंने सिग्नल सेंड किए हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं और लाइट की रफ्तार से ये गति करते हैं। जीपीएस ट्रैकर यह देखता है कि वहां से भेजा गया सिग्नल कितनी देर बाद जीपीएस ट्रैकर में पहुंचा है। इसके लिए जीपीएस को भी एक टाइम का रेफरेंस चाहिए होता है जो वो
चौथे सैटेलाइट से लेता है, उस चौथे सैटेलाइट से वो टाइम लेता रहता है और जो 3 सैटेलाइट से उसको सिग्नल मिली है वहां से वो रेफरेंस मिलाता रहता है। तो यहां पर सामने आती है एटॉमिक क्लॉक की परिकल्पना। एटॉमिक क्लॉक की जगह हम कोई दूसरी क्लॉक भी लगा सकते हैं वहां पर एक्यूरेसी के मामले में एटॉमिक क्लॉक से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। एटॉमिक क्लॉक में सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है सीजियम एटॉमिक क्लॉक, पर जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है वो रिविडियम एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल कर रहा है, जिसको मैन्युफैक्चर किया है स्पेक्ट्रा टाइम ने। यहाँ पे थोड़ा सा हम एटॉमिक क्लॉक के बारे में भी जान लेते हैं कि एटॉमिक क्लॉक किस सिद्धांत पे काम करता है। पूरी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस वीडियो को लंबा कर देगी, पर यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए हमारी पेंडुलम वाली घड़ी है, तो उसका 1 सेकंड कितने पेंडुलम के बराबर होता है? पेंडुलम के पूरा 1 स्विंग के बराबर, यानी कि पेंडुलम अपनी मध्य स्थिति से दोनों तरफ जाता है और उसके बाद दोबारा मध्य स्थिति में आता है, तो 1 सेकंड गुजर जाता है। तो इसी प्रकार हमारे होते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाले घड़ियां। क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक स्पेसिफिक कंपन की संख्या को 1 सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यह 1 सेकंड हमारा बनाया हुआ है, ये यूनिवर्सल नहीं है। पर जो सब्सटेंस कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं और वो नेचर के द्वारा बनाए गए होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में भी वातावरण का फ्रिक्शन लगने की वजह से वो भी इतना एक्यूरेट नहीं रह जाता है, पर एटॉमिक लेवल पे अगर बात की जाए तो उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता है और वह बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो पाते हैं। तो यहां पर सामने आते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और हाई एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो एक वेव निकालते हैं जिसको नोटिस किया जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है। इसी प्रकार 1 सेकंड में एटॉमिक क्लॉक से जो वेव निकलती हैं उनकी संख्या एकदम निर्धारित है और इतनी वेव के बाद 1 सेकंड गुजर जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि एक रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक से इतनी वेव्स निकलेंगी तो हम 1 सेकंड मान लेंगे और यह यूनिवर्सल होता है पूरे रुबिडियम के लिए। और भी यदि आपको एटॉमिक क्लॉक के बारे में जानना है तो मैं एक फ्रेश वीडियो अपलोड कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो 7 सैटेलाइट की कॉन्स्टेलेशन में 1A सैटेलाइट जिसका एटॉमिक क्लॉक गड़बड़ हुई थी, उस एटॉमिक क्लॉक को चेंज करने गया था 1H वाला सैटेलाइट। अब इसके साथ क्या हुआ कि आप जानते हैं कि रॉकेट हर स्टेज में अपने अपने इंजन अलग करते रहते हैं और जब लास्ट स्टेज की बात आती है तो वो एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका होता है और एटमॉस्फेयर के पार होते ही जिस केस में जिस हीट शील्ड में सैटेलाइट होता है उस हीट शील्ड को अलग होना पड़ता है ताकि पूरी की पूरी गति सैटेलाइट को मिल पाए और सैटेलाइट अपनी जगह पर स्थापित हो पाए। पर यहां पर यह चीज नहीं हो पाई। एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही उसकी हीट शील्ड अलग नहीं हो पाई। और हीट शील्ड क्यों नहीं अलग हो पाई? यहां पृथ्वी से एक संकेत दिया जाता है कि अब हीट शील्ड को अलग करना है और वहां पे लगे होते हैं पायरो इंस्ट्रूमेंट जो कि यहां के दिए हुए सिग्नल को एक विस्फोट में कन्वर्ट करते हैं और उस हीट शील्ड को अलग कर दिया जाता है। तो यह पायरो इंस्ट्रूमेंट वहां पर काम नहीं किए और हीट शील्ड के अंदर ही सैटेलाइट बंद रह गया और अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया। अभी इसरो के द्वारा फ्रेश रिपोर्ट जारी की गई है कि लगभग 2 महीने यानी कि 40 से 45 दिन या 60 दिन के अंदर यह फिर से एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं इस परियोजना में पूरे कितने पैसे लग रहे हैं। 1420 करोड़ रुपए इस परियोजना को अलॉट किए गए हैं और ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए, ग्राउंड में जो भी एस्टेब्लिशमेंट हमें बनाना है अर्थ पे, उसके लिए दिए गए हैं 300 करोड़ रुपए और पर सैटेलाइट कॉस्ट पड़ती है 150 करोड़ रुपए और उसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट की कॉस्ट पड़ती है 130 करोड़ रुपए। इन 7 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन में 3 सैटेलाइट होंगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 सैटेलाइट होंगी 2-2 के जोड़े में जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में बहुत ही हल्का सा अंतर होता है। यदि आप जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर नहीं जानते हैं तो यह भी बता दीजिएगा। मैं एक अलग से जितने भी अर्थ के ऑर्बिट होते हैं सैटेलाइट्स के, उस पर एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें पूरी जानकारी दी गई होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 7 सैटेलाइट जो काम करने वाली हैं और 2 स्टैंड बाई है, तो 1H जो था वो इन्हीं 2 स्टैंड बाई सैटेलाइट में से लॉन्च किया गया था और बाकी बची है जो दूसरी सैटेलाइट, उसको अब अगली बार इसरो लॉन्च करेगा और स्थापित करेगा 1A की कक्षा में, वहां से उसको हटा के। यहाँ पर एक चीज और आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि जीपीएस एक लौता ऐसा नेविगेशनल सिस्टम नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। रशिया का ग्लोनास भी इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। गैलीलियो जो कि यूरोपियन यूनियन का है वह भी इंटरनेशनल लेवल पे अब आने वाला है और ब्यूडो चाइना का है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आने वाला है। उसने अपनी क्षेत्रीय सेवाएं स्टार्ट कर ली। अब सबसे बड़ी बात सामने आती है कि
अपने नेविगेशनल सिस्टम से हमें फायदा क्या होगा, तो डिफेंस सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया अमेरिका ने जो धोखा दिया था उस तरह के धोखा हमको नहीं मिल पाएगा। हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको भी नेविगेशन बेच पाएंगे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड सेवाएं होती हैं वो हम उनको बेच पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का मन अमेरिका से उठा हुआ है। तो यह क्लियर बात है कि वो हमसे इसकी सेवाएं जरूर खरीदेंगे, क्योंकि हम पे उसको विश्वास है। सामान्य लोग के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर पड़ पाएगा, क्योंकि ऐसे ट्रैकिंग डिवाइस नहीं बनेंगे जो नाविक पे चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि अमेरिका का बना हुआ है, और वो जरूर चाहेंगे कि इस पे जीपीएस ही इस्तेमाल हो, नाविक इस्तेमाल ना हो। यहाँ पर स्टार्टअप्स को फायदा हो सकता है जो कि इस तरह के नए डिवाइसेस बनाने की कोशिश करेंगे जो नाविक पे डिपेंड हो, तब जाके उनकी सेल इंडिया में हो सकती है, क्योंकि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना एक नेविगेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है किसी भी देश के लिए। तो इंतजार करते हैं 2018 में कब नाविक की शुरुआत होती है और हम उन देशों में शामिल हो पाते हैं जिनके पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, जरूर दीजिए। 4000 लाइक इस वीडियो पे जरूर पड़ने चाहिए, जिससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। और अपना सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।